हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी का मॉडल पेपर नंबर 1। दोस्तों यह मॉडल पेपर ऑफलाइन एग्जाम के पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है शिक्षकों की कार्य दक्षता का सतत अन्वेषण करना, मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न फैलाना, बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, या अध्यापक को माता पिता और विद्यालयी अधिकारी वर्ग के प्रति उत्तरदायी बनाना। दोस्तों जो विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक अवधारणा है उससे क्या आशय है? क्या शिक्षकों की कार्य दक्षता का सतत अन्वेषण यानी अवलोकन करना, या मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न फैलाना, मतलब एक अनुदेशन के समय में कंप्लीट न करना, या दोस्तों बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, या दोस्तों अध्यापक को माता पिता और विद्यालयी अधिकारी वर्ग के प्रति उत्तरदायी बनाना। तो दोस्तों जो विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है उसका आशय है बालक के अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों का क्या करना? मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगी किस अधिनियम के तहत? दोस्तों विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई बाल श्रम निरोधक अधिनियम द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा, या दोस्तों आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 17 के द्वारा। बताइए दोस्तों विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई किसके द्वारा शारीरिक दंड पर रोक लगाई गई? बताइए दोस्तों। दोस्तों पहले क्या था कि विद्यालयों में शारीरिक दंड बच्चों को दिया जाता था जिससे क्या होता था कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे। तो इस पर कमेटी बनाई गई, बकायदे पूरा निरीक्षण हुआ, जिसके बाद दोस्तों आरटीए एक्ट 2009 आया और उसकी धारा में साफ साफ लिखा गया कि विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब शिक्षक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, विषय वस्तु समझने में बहुत सरल होती है, अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, या कक्षा कक्ष की जो क्रियाएं हैं बच्चों के अपने अनुभवों से निकट संबंध रखती हैं। बताइए दोस्तों बच्चे कक्षा में अधिक रुचि कब लेते हैं? तो दोस्तों बच्चे जो हैं वह कक्षा में अधिक रुचि कब लेंगे? जब दोस्तों जो कक्षा कक्ष की क्रियाएं होंगी वह उनके अनुभवों से संबंधित होंगी, यानी या तो यूं कहें कि उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा पद अवधारणा निर्माण के क्रम में पहले आता है? संक्षेपण, अनुभव, विभेदीकरण, या सामान्यीकरण? बताइए दोस्तों कोई भी अवधारणा का निर्माण करना है, मान लीजिए अवधारणा का दोस्तों मतलब होता है कॉन्सेप्ट का निर्माण करना या संकल्पना का निर्माण करना। इसका दोस्तों जो पहला चरण है वह क्या आएगा? क्या दोस्तों संक्षेपण आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा, विभेदीकरण आएगा, या सामान्यीकरण आएगा? बताइए दोस्तों। तो इसमें जो सबसे पहला चरण आएगा वह आएगा अनुभव। क्या आएगा दोस्तों? अनुभव। दोस्तों अनुभव के आधार पर ही क्या करेंगे आप? विभेदीकरण करेंगे, और फिर विभेदीकरण करने के बाद उसका संक्षेपण करेंगे, और फिर दोस्तों उसका सामान्यीकरण करेंगे। इस प्रकार अवधारणा का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? कानूनी अधिकार के कारण, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के कारण, लोकप्रियता और प्रभाव के कारण, या दोस्तों प्रौढ़ता स्तर के कारण? प्रौढ़ता स्तर का मतलब दोस्तों बुजुर्ग होने के कारण। बताइए दोस्तों विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः
कि उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं। दोस्तों आप अपने शिक्षक को आदर उनकी किस विशेषता के कारण देते थे? तो दोस्तों उनकी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के कारण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता किसे बढ़ावा नहीं देती? सुयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद की, कल्याण एवं प्रसन्नता की, अभिमान और वर्ग दंभ की, या कुसमायोजन के उपचार की? बताइए। जो सामाजिक गतिशीलता है वह किसे बढ़ावा नहीं देती? दोस्तों सामाजिक गतिशीलता क्या दोस्तों सुयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद पर पहुंचाने के लिए बढ़ावा नहीं देती? तो देती है दोस्तों। सुयोग्य व्यक्ति जो होगा वह उच्च पद पर बैठेगा और पहुंचेगा, यह बात बिल्कुल सही है। कल्याण एवं प्रसन्नता इसको भी दोस्तों सामाजिक गतिशीलता बढ़ावा देती है, परंतु दोस्तों अभिमान और वर्ग दंभ को बढ़ावा नहीं देती। अभिमान का मतलब दोस्तों क्या हो गया? घमंड करना, किसी भी चीज को लेकर अपने ऊपर घमंड करना, किसी के ऊपर घमंड करना, या किसी वर्ग विशेष द्वारा घमंड करना कि ये पद हमारा ही है, हम ही इसी में रहेंगे, ये वर्ग दंभ होता है। तो दोस्तों जो सामाजिक गतिशीलता है वह अभिमान और वर्ग दंभ को बढ़ावा नहीं देती। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? दोस्तों शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? बालक के पूर्व अनुभव और परीक्षा परिणाम पर, बालक की रुचियों, आकांक्षाएं और उनके अन्य गुणों पर, या अभिभावकों का धर्म, जाति और सामाजिक स्तर पर, या अभिभावकों की आकांक्षाओं पर? बताइए दोस्तों। शैक्षिक निर्देशन के समय निम्नांकित में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? तो दोस्तों शैक्षिक निर्देशन के समय किस पर जोर नहीं देना चाहिए? बताइए। क्या अभिभावकों की आकांक्षाओं पर आप जोर नहीं देंगे? तो दोस्तों आपको अभिभावकों की आकांक्षाओं पर जोर देना होगा, क्योंकि दोस्तों हर अभिभावक चाहता है कि उसका जो बच्चा है वह पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। तो ये दोस्तों अभिभावकों की आकांक्षाएं होती हैं, आपको अभिभावकों की आकांक्षाओं पर जोर देना होगा। दोस्तों बालक के पूर्व अनुभव और परीक्षा परिणाम पर भी आपको जोर देना होगा। क्यों दोस्तों परीक्षा परिणाम पर क्यों जोर देना होगा? दोस्तों परीक्षा परिणाम एक आकलन का, एक मूल्यांकन का माध्यम भी होता है। इसको आप इस प्रकार से लीजिए। तो दोस्तों बालक के पूर्व अनुभव, उसका परीक्षा परिणाम, यानी उसने परीक्षा में किस प्रकार का प्रदर्शन किया, इन पर भी आप क्या करेंगे दोस्तों? जोर देंगे। बालक की रुचियों और बालक की क्या आकांक्षाएं हैं, बालक क्या सीखना चाहता है, क्या बनना चाहता है, बालक के और कौन कौन से अन्य गुण हैं जो व्यक्तिगत हैं उसके, उन सभी को क्या करेंगे आप उन शैक्षिक निर्देशन में शामिल करेंगे और उन सभी पर जोर देंगे। परंतु दोस्तों आप अभिभावकों को धर्म, जाति और सामाजिक, अभिभावकों का जो धर्म है, उनकी जाति है, उनका जो सामाजिक स्तर है, इस पर जोर नहीं देंगे अपने शैक्षिक निर्देशन में। अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? दोस्तों कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तिगत मापन सूचियां, वाक्य पूर्ति परीक्षण, या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, या थेमेटिक अब्स्ट्रैक्शन टेस्ट? बताइए दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों वह है मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व मापन सूचियां। यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी दोस्तों MLM, क्या दोस्तों MLL, ये 1991 में लाया गया, स्थापित किए गए थे समता और गुणवत्ता के संयोजन हेतु, प्रत्येक बालक को कक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता देने हेतु, या अभिभावकों को बच्चों के अधिगम स्तरों की जानकारी देने हेतु, या शिक्षकों का कार्य बोझ कम करने के लिए? बताइए दोस्तों। न्यूनतम अधिगम स्तर यानी MLL को स्थापित किया गया, कब किया गया? 1991 में किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, क्यों इसको स्थापित किया गया? दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था समता और गुणवत्ता के संयोजन करना। क्या दोस्तों? समता और गुणवत्ता को संयोजित करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, क्या प्रमुख कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों से वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते? शिक्षक कम संख्या में हैं, निरीक्षण और पर्यवेक्षण कमजोर है, या गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो रहा, या बच्चे अभावग्रस्त परिवेश से आते हैं?
दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, जिसको वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया गया है। किसमें दोस्तों? समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम दोस्तों जो शैक्षिक परिणाम है, जो वांछित, जो जरूरी शैक्षिक परिणाम है, वो उपलब्ध नहीं करा पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि गुणवत्ता के आयामों का उचित अन्वेषण नहीं हो रहा। क्या दोस्तों? गुणवत्ता के जो आयाम हैं उनका उचित अन्वेषण यानी उनका उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा। इसलिए दोस्तों शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते, वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी हमारी एनईपी 2020 दोस्तों ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई। किसकी दोस्तों? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है के अनुसार आकलन के लिए जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं वह क्या होने चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के अनुसार आकलन के लिए जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं वह क्या होने चाहिए? तो दोस्तों वह होने चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना या आकलन करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा। दोस्तों आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत यानी जो आकलन का सिद्धांत होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, क्या वह विकास का अनुकूलन कर पा रहे हैं, यानी जैसा परिवेश है उसके साथ अनुकूलन कर पा रहे हैं। इन सभी के लिए क्या दोस्तों? इन सभी के लिए आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यानी जो आकलन का सिद्धांत होना चाहिए उसमें कौन कौन सी बातें समाहित होनी चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी सीखने के तरीके, उनके विकास किस प्रकार से हो रहा है, विकास के प्रति अनुकूलन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सभी आकलन में समाहित होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, प्राकृतिक विज्ञान का, या दोस्तों भौतिक विज्ञान का? बताइए। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो दोस्तों बालकों के स्वभाव को यदि समझना है तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है? दोस्तों अधिगम के आकलन की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। बताइए दोस्तों अधिगम के आकलन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों जो अधिगम का आकलन होता है उसमें दोस्तों जो विद्यार्थी होता है वह स्वयं आंकड़े एकत्रित नहीं करता या सूचना एकत्रित नहीं करता, बल्कि दोस्तों इसमें शिक्षक जो होते हैं वह सूचना को एकत्रित करते हैं। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आकलन होता है अधिगम का आकलन या अधिगम का जो आकलन होता है यह शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दोस्तों इसमें सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों जो अंक होते हैं सामान्य रूप से इनको अंक दिए जाते हैं या दोस्तों ग्रेड दिए जाते हैं आकलन के बाद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने की गति ... है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, या व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है? बताइए दोस्तों
सीखने की गति डॉट डॉट है। तो दोस्तों जो सीखने की गति है यह व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर है, यानी दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। दोस्तों यह अवधारणा है कि बच्चों के जो आचरण है उसको उस पर दबाव डालकर या दंड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, ना केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विचारधारा क्या है यहाँ पर कि जो बच्चों का आचरण है उसको दंड के द्वारा, दंड क्या है दोस्तों, वातावरण के अंतर्गत आता है, आनुवंशिकता के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों प्रबलीकरण यानी बच्चे पर दबाव बनाकर, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वह केवल वातावरण हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, जो दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक चलती है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, या दोस्तों भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, या भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे से यह। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की महोदय थे, अब आप सोचेंगे लेव वाइगोत्स्की महोदय का यहाँ क्या काम है क्वेश्चन में, तो हम आपको बता दें तो जो लेव वाइगोत्स्की महोदय थे उनका मानना था कि भाषा पहले आती है बच्चे के अंदर, बाद में चिंतन आता है। जबकि जो जीन पियाजे महोदय थे इनका मानना था कि जो चिंतन है वह पहले आता है और भाषा बाद में आती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंतन भाषा का निर्धारण करती है। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। यही अगर दोस्तों लेव वाइगोत्स्की महोदय के बारे में होता तो ऑप्शन बी सही हो जाता, क्योंकि उनका मानना था कि भाषा पहले आती है जो चिंतन का निर्धारण करती है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। जेंडर एक डॉट डॉट अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जैविक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है, या दोस्तों शारीरिक अवधारणा है। बताइए दोस्तों जो जेंडर है यह एक सामाजिक अवधारणा है। क्या दोस्तों, सामाजिक अवधारणा है। वहीं अगर बात करें लिंग की तो दोस्तों जो लिंग है यह एक जैविक अवधारणा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट डॉट बनाती है, सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, या निष्क्रिय अन्वेषक। बताइए दोस्तों। अन्वेषक का मतलब होता है दोस्तों खोजकर्ता। क्या होता है, खोजकर्ता। अनुयायी का मतलब होता है किसी चीज को दोस्तों अपना लेना। क्या कर लेना, अपनाना। तो दोस्तों सक्रिय अन्वेषक सक्रिय खोजकर्ता बनाएगी एक प्रगतिशील कक्षा, या सक्रिय केवल किसी चीज को ग्रहण कर लेना, बिना कुछ किए सीधे ग्रहण कर लेना, या निष्क्रिय अनुयायी बेमतलब में दोस्तों चीजों को ग्रहण कर लेना, या निष्क्रिय अन्वेषक। बताइए एक प्रगतिशील कक्षा स्कूल में दी गई शिक्षा, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। तो दोस्तों एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक यानी सक्रिय खोजकर्ता बनाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बीच में सोचना प्रारंभ करता है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बताइए
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। दोस्तों सोचना प्रारंभ करता है, उसमें प्रवीण नहीं हो जाता, तो वह है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यदि तार्किक रूप से सोचने लगता है पूरी तरह से तो वह औपचारिक हो जाएगी। यहाँ प्रारंभ की बात हुई है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुख अधिगम करता है या बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। दोस्तों रोहिणी एक विद्यार्थी है। दोस्तों वह क्या करती है, कोविड-19 महामारी थी, जब आप सभी जानते हैं कोविड था, तब तालाबंदी थी, यानी क्या था दोस्तों, लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय वह क्या करती है दोस्तों, अपनी बड़ी बहन की जो मौजूद कहानियों की किताबें हैं उनको पढ़ना पसंद करती है बिना किसी दबाव के। तो यानी दोस्तों वह स्वयं से प्रेरित है, यानी स्वप्रेरित अधिगम करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। दोस्तों जो कोहलवर महोदय थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के इन्होंने 3 चरण बताए हैं। कितने दोस्तों, 3 चरण बताए हैं और इन 3 चरणों की 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। उनमें से एक अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था। तो दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था में के संबंध में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उस तर्क की पहचान करना है जो लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। कौन सा हो जाएगा, आदर्श पारस्परिकता की समझ, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्रवाई को परिभाषित किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी और नियम लचीले उपकरण है। यह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का तर्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस पर ध्यान में रख सकती है। बताइए किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। यह स्वीकार करके कि भिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है, अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन, शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल भेजकर या कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों क्या आप एक ही संस्कृति को कक्षा में प्रोत्साहित करेंगे क्या? ये दोस्तों यदि आप एक ही संस्कृति को कक्षा में प्रोत्साहित करें तो यह समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा। और यदि आप शारीरिक व दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष स्कूल में भेज देंगे तो यह भी सामाजिक जो समावेशी कक्षा है, शिक्षा है, उसके खिलाफ होगा। इसलिए दोस्तों आप ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सी भी नहीं करेंगे। क्या दोस्तों अकादमिक क्षमता के आधार पर केवल आप बच्चों का नामांकन करेंगे, केवल आप प्रतिभाशाली बच्चों का नामांकन कर लेंगे? तो ऐसा भी नहीं करेंगे, बल्कि यह स्वीकार करके कि भिन्नता का अर्थ अभाव नहीं होता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वलीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना या वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। कोई दोस्तों वाक बाधित विद्यार्थी है या वाक हानि है तो आप उस समय धैर्य रखेंगे और प्रतिक्रिया देने के लिए बच्चे को पर्याप्त समय देंगे। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया, तो दोस्तों कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। संज्ञानात्मक विकास के चरण पियाजे महोदय ने किया। किसने किया दोस्तों, पियाजे महोदय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बताइए। एक बच्चा जो दोस्तों आंशिक रूप से देख सकता है, उसके संबंध में क्या करना चाहिए दोस्तों? कुछ विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप से व्यवहार के द्वारा डॉट डॉट समझा जा सके, समायोजित समझा जा सके, लिंग भेद द्वारा समझा जा सके, मनोवैज्ञानिक या तुलनात्मक समझा जा सके। बताइए दोस्तों। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है, क्या है इस कथन का मुख्य लक्ष्य? तो दोस्तों इस कथन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस कथन का जो मुख्य लक्ष्य है वह है लिंग भेद समझा जा सके। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राविधिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है कथन तकनीकी कहलाती है। शिक्षार्थी के साथ अन्योन्य क्रिया, खेल पद्धति या व्याख्यान तकनीक। तो दोस्तों वह शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? किशोरा अवस्था में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज या आत्मसातीकरण या निर्माण। बताइए दोस्तों। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में अपने विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बताइए। आत्मसातीकरण कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो या जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो दोस्तों जो शिक्षा है इसका माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो दोस्तों जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था मॉडल पेपर नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और दोस्तों आपको मजा भी आई होगी। यदि दोस्तों अच्छा लगा हो आपको हमारा यह प्रयास तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों जल्द ही थ्योरी की भी 5-7 क्लासें आपको हम सीडीबी के देने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केवल उनकी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।